3 साल की शादी। मैं सुक्विंगे के पैरों के पास पड़े एक कुत्ते की तरह जी रहा था। तूफानी रात में उसने अपना एकमात्र छाता उस आदमी के सिर पर रखा, लेकिन मुझे बारिश में भीगते हुए गर्भनिरोधक गोलियां लाने जाते देखती रही। उस पल मेरा वो बेवकूफ दिल पूरी तरह मर गया। जब मैंने तलाक के कागजात उसके बर्फीले चेहरे पर जोर से पटके तो वो घमंडी सीईओ पागल हो गई। जियांगचे, तुम्हारी हिम्मत है इस दरवाजे से एक कदम बाहर निकलो। मैं हंसा, बहुत दर्द भरी हंसी, और बिना पीछे देखे चल दिया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कथित प्रतिद्वंद्वी जिसने मेरे सिर पर हरे सींग जड़ दिए थे, वो असल में मोबाइल स्क्रीन की रोशनी आधी रात के पार चमकी। शादी की तीसरी सालगिरह एक बुरा मजाक बनकर रह गई। खिड़की के बाहर तूफान और बारिश का कहर था। मैं पूरी तरह भीगा हुआ विला के दरवाजे पर खड़ा था। हाथ में पकड़ा जड़ी बूटियों वाला खाना बहुत पहले ठंडा हो चुका था, बिल्कुल मेरे इस वक्त के दिल के तापमान की तरह। 10 मिनट पहले सुक्विंगे की लिमिटेड एडिशन मेबैक बारिश के पर्दे में रुकी। पैसेंजर सीट से उतरा हाल ही में विदेश से लौटा गुजे। सुक्विंगे ने छाता पकड़ा। आधा शरीर बारिश में भीगता रहा, लेकिन बड़ी सावधानी से गुजे को बचाती रही, उसे एक बूंद भी न लगने देने की कोशिश करती रही। वो दृश्य आंखों में इस कदर चुभ रहा था कि आंखें निकालकर फेंकने का मन कर रहा था। पूरे आधे घंटे तक घंटी बजाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक लॉक ने टी की आवाज के साथ खुला। सुक्विंगे बाथरोब पहने दरवाजे पर दिखी। गीले लंबे बाल गर्दन के पास चिपके हुए थे। चेहरे पर एक ऐसी लाली थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। देखो, मैं ही हूं। उसकी आंखों की नरम चमक तुरंत बर्फ में बदल गई। आधी रात को क्या चिल्ला रहे हो? उसने भौहें सिकोड़ी, आवाज में बेचैनी थी। तुम्हें भी पता है आधी रात हो गई है? मैंने हाथ उठाया और वो भारी थर्मल लंच बॉक्स सीधे पास के कूड़ेदान में दे मारा। धड़ाम की जोरदार आवाज बारिश की रात में खास तौर पर दिल दहलाने वाली थी। सुक्विंगे डर के मारे कांप गई, फिर तुरंत भड़क उठी। जियांगचे, तुम पागल हो गए हो? ये गुजे का दिया मेरी सालगिरह का तोहफा है। तुम एक बेकार लंच बॉक्स पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? बेकार लंच बॉक्स पूरे 5 घंटे तक पकायागा, या पेट के लिए अच्छा सूप? उसकी नजरों में गुस्सा उतारने के लिए बस एक बेकार लंच बॉक्स था। सुक्विंगे, आज रात हमारी शादी की तीसरी सालगिरह है। मैंने उसे घूर कर देखा। आवाज इस कदर भारी थी जैसे मुंह में रेत भर ली हो। वो एक पल के लिए चौंकी, फिर एक ताना मारते हुए हंसी। तो फिर से कोई गहरे प्यार का ड्रामा करोगे? जियांगचे, तुम्हारा ये खुद को दुखी समझने वाला अंदाज सच में घिनौना है। घिनौना है ना? मैंने गहरी सांस ली। सीने में बची आखिरी गर्माहट भी खत्म हो गई। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं। जो नहीं आया वो कमीना। मुझे लगा सुक्विंगे हमेशा की तरह दफा हो जाओ कहकर मुझे भगा देगी। आखिर इन 3 सालों में वो हर वक्त अपनी बर्फीली बेरुखी से मुझे भगाने की कोशिश करती रही थी। लेकिन अगले ही पल कहानी नियंत्रण से बाहर हो गई। सुक्विंगे का वो नफासत भरा बर्फीला चेहरा एकदम से टूट गया। आंखों के चारों ओर पलक झपकते ही लाल हो गया। उसके बाद उसने प्रवेश द्वार की अलमारी पर रखा फूलदान उठाया। वो गुजे का अभी अभी दिया तोहफा था, और जोर से जमीन पर दे मारा। चीनी मिट्टी के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। जियांगचे, आखिरकार तुम अपना नकाब नहीं पहन पाए ना? वो हिस्टेरिकल होकर चिल्लाई। आंसू बड़ी बड़ी बूंदों में गिर रहे थे। मैं सन्न रह गया। सारी तकलीफें मेरी थी। मेरे सिर पर तो हरेपन का ताज सज चुका था। वो क्यों रो रही है? मुझे पता ही था। सुक्विंगे की उंगली मुझ पर तानते हुए जोर जोर से कांप रही थी। लिन वानिर के लौटते ही तुम मेरे लिए जगह खाली करने को बेताब हो गए ना? इन 3 सालों में क्या तुमने कभी मुझे सीधी नजर से देखा? अब वो लौट आई है तो तुम मुझे ठुकरा दोगे? अच्छा, बहुत अच्छे। जियांगचे, तुम बदमाश हो। मेरे दिमाग में प्रश्न चिन्ह भरे पड़े थे।
ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग का सीपीयू जल गया हो। लिन वानर, वो मेरी बचपन की दोस्त जो अफ्रीका में सहायता कार्य पर गई थी और 3 साल से कोई संपर्क नहीं था। ये सब क्या है? इस औरत का दिमाग दरवाजे में दब गया है क्या? सुक्विंगे, जरा तर्क से बात करो। आखिर किसका बाहर कोई और है? गुजे शायद तुम्हारे बाथरूम में नहा रहा होगा। मैंने भी पलटकर गुस्सा किया। 3 साल का दबा गुस्सा फूट पड़ा। सुक्विंगे ठिठक गई। चमकीले आंसू पलकों पर लटके थे। चेहरे के भाव गुस्से से अचानक हैरानी में बदल गए। गुजे नहा रहा है? उसने पलकें झपकाई। उसका अंदाज कुछ भोलापन लिए हुए था। वो बस बाथरूम इस्तेमाल करने आया था और बहुत पहले जा चुका है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ कचरा भरा है क्या? मैंने बिना सोचे प्रवेश द्वार और लिविंग रूम को स्कैन किया। सचमुच कोई आदमी के जूते नहीं थे, लेकिन ये इन 3 सालों की बेरुखी और अनदेखी की भरपाई नहीं कर सकता था। मैंने ठंडी हंसी हंसी और अपने सीने से पहले से तैयार तलाक के कागजात निकाले और जोर से मेज पर पटक दिए। बाकी बकवास छोड़ो, दस्तखत करो। सुक्विंगे ने उन कुछ पतले कागजों को देखा, हाथ कांपते हुए उठाया। एक बार भी देखे बिना सीधे फाड़ दिए और मुट्ठी भर कागज के टुकड़े मेरे चेहरे पर जोर से फेंक दिए। तलाक चाहिए? सपने में भी नहीं। जब तक मैं मर नहीं जाती, तुम इस जन्म में लिन वानर के पास जाने का सपना मत देखना। ये कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद किया और खुद को मास्टर बेडरूम में बंद कर लिया। मैं बिखरे सामान से भरे लिविंग रूम में खड़ा था। कागज के टुकड़े बर्फ की तरह उड़ रहे थे। दिल बुरी तरह थक चुका था। ये औरत सचमुच नासंभ है। मैंने भी और जिद नहीं की, पलटा और गेस्ट रूम में चला गया। इन 3 सालों में वही मेरी जगह थी। मास्टर बेडरूम तो मेरे लिए वर्जित क्षेत्र था। अभी लेटा ही था, मेरे दोस्त झाओ लेई का फोन आ गया। मैंने कहा, ओल्ड जियांग, तुम सच में तलाक लेने वाले हो? सुपरिवार तो सोने चांदी की खान है, तुम्हें छोड़ने का मन कर रहा है? झाओ लेई की ऊंची आवाज मेरे सिर में दर्द पैदा कर रही थी। सोने चांदी की खान भी तब काम की जब जान बची रहे। मैंने सिगरेट जलाई, अंधेरे में गायब होते धुएं के छल्लों को देखा और चाटुकारिता करता रहा तो सच में कुत्ता बन जाऊंगा। सही कहा, इन 3 सालों में भाई ने देखा है तुम कितना सहते रहे। झाओ लेई ने आह भरी। पर तुम भी ज्यादा दुखी मत हो, दुनिया में और भी बहुत कुछ है। कभी मैं तुम्हें क्लब ले चलूंगा। भाड़ में जाओ। फोन रखा। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया। पुरानी बीमारी फिर उभर आई। सुक्विंगे के शरीर की देखभाल के लिए मैंने खास तौर पर जड़ी बूटियों का खाना बनाना सीखा था। नतीजा ये हुआ कि पहले अपना ही पेट खराब कर बैठा। सच में विडंबना है। मैं पेट की दवा ढूंढने उठा। मास्टर बेडरूम के पास से गुजरते हुए अंदर से आती रोने की आवाज पर मेरे कदम रुक गए। दबी हुई, बिखरी हुई, जैसे उसे बहुत बड़ा धक्का लगा हो और वो रजाई में मुंह छिपाकर सिसक रही हो। मेरी याद में सुक्विंगे कभी नहीं रोई। उस वक्त भी जब कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, उसने दांत पीसकर मुकाबला किया था। और अब वो उस बच्चे की तरह रो रही थी जिसे अपना घर नहीं मिल रहा हो। धीमी आवाज में उसे फोन पर बात करते सुना, भारी नाक वाली आवाज में, मां, मैं तलाक नहीं लूंगी। उसे जाने की जरूरत क्यों है? मैंने तो बहुत कोशिश की थी। क्या मैं काफी अच्छी नहीं हूं? या मैं सुंदर नहीं हूं? उस लिन वानर में ऐसा क्या है? मैं हार नहीं मानना चाहती। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा, भौहें सिकोड़े हुए था। यह कहानी का मोड़ बहुत अजीब था। सुनने में तो यह लग रहा था वो तलाक नहीं चाहती और वो सच में उस लिन वानर को लेकर परेशान है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। स्थिति समझने के लिए मैंने दरवाजा खटखटाया। रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरे 5 मिनट बाद दरवाजा खुला। सुक्विंगे नाइट गाउन पहने थी। आंखें अखरोट की तरह सूजी हुई थी। चेहरे पर जबरदस्ती वो घमंडी नकाब चढ़ा रखा था। क्या है? मेरा तमाशा देखने आए हो? आवाज भारी और कांपती हुई थी। जरा भी दम नहीं था। मैंने हाथ में पकड़ा गिलास हिलाया।
मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तुम्हारे कमरे में दवा चाहिए। सुक्विंगे एक पल को चौंकी। बनावटी बेरुखी तुरंत ढह गई। आंखों में घबराहट छिप नहीं पाई। पेट में दर्द? फिर से पेट में दर्द कैसे हो गया? उसने मुझे खींचकर कमरे में लिया। बेचैनी से अलमारी खोलने लगी। क्या तुमने रात को खाना नहीं खाया? मुझे पता ही था तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे। सब मेरी गलती है, मुझे वो लंच बॉक्स नहीं फेंकना चाहिए था। वो बुदबुदाते हुए मुझे दवा दे रही थी और हड़बड़ी में पानी डालने लगी। उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर मेरे अंदर का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। ये औरत आखिर एक्टिंग बहुत अच्छी करती है या फिर इसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है? दवा खाई, पेट दर्द थोड़ा कम हुआ। सुक्विंगे बिस्तर के पास सिर झुकाए बैठी थी, बिल्कुल गलती करने वाली स्कूली बच्ची की तरह। अभी अभी जो फूलदान तोड़ने वाली औरत थी, वो शायद मेरा भ्रम थी। सुक्विंगे, मैंने आवाज लगाई। उसका शरीर जड़ हो गया, सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। उंगलियां कपड़े के कोने को जोर से मरोड़ रही थी। ये उसकी बेहद तनाव की स्थिति वाली आदत है। जब तलाक नहीं चाहती थी तो इन 3 सालों में मुझसे अजनबी जैसा व्यवहार क्यों किया? मैंने सीधे मुद्दे पर बात की और कोई पहेली नहीं सुलझाना चाहता था। उसने होंठ काटे। जब तक खून का स्वाद ना आ गया तब छोड़ा। आवाज मच्छर की गूंज जितनी छोटी थी। मुझसे नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुई। मुझे गुस्से में हंसी आ गई। बड़ी सु कंपनी की मालकिन, व्यापार जगत की लौह महिला, और तुम्हें हिम्मत नहीं हुई? सुक्विंगे ने अचानक सिर उठाया। आंखें फिर लाल हो गई। आंखों में शिकायत और जिद भरी थी। उस वक्त तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर जमाई बनने पर मजबूर किया था। तुमने उस दिन शादी में पूरे समय मुंह फुलाए रखा, मेरी तरफ देखा तक नहीं। अगर मैं ज्यादा गर्मजोशी दिखाती तो तुम्हें जरूर लगता मैं छिछोरी हूं, लगता पैसे से तुम्हारी इज्जत खरीद रही हूं। मैं सिर्फ दूरी बनाकर रख सकती थी। मुझे लगा अगर मैं काफी अच्छी बनूंगी तो तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ेगी। मैं सन्न रह गया, पूरी तरह जड़ हो गया। ये क्या दिमागी समझ है? शादी के दिन मैंने मुंह इसलिए फुलाया था क्योंकि एक रात पहले तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार करते हुए मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था। तो तुमने इन 3 सालों में मेरी इज्जत बचाने के लिए मुझसे प्यार से पेश नहीं आया? मैंने खुद की ओर इशारा किया। लगा जैसे दुनिया को देखने का मेरा नजरिया ढह रहा है। सुक्विंगे ने नाक सिकोड़ी, सिर हिलाया, अपनी बात पर अडिग रहते हुए थोड़ी शिकायत भरी। और लिन वानेर हमेशा से तुम्हारे दिल की रानी रही है। अगर मैंने थोड़ा रौब नहीं दिखाया तो अपनी पकड़ कैसे बनाए रखती? मैं पूरी तरह निरुत्तर होकर आसमान की ओर देखने लगा। मतलब इन 3 सालों में हम दोनों ने 2 पूरी तरह अलग फिल्मों में अभिनय किया। मेरा ड्रामा था एक अमीर घर के दामाद की मुसीबतों की दास्तान, और उसका था एक घमंडी सीईओ की गुप्त प्रेम कहानी। उसकी मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मैं मजबूत हूं वाली शक्ल देखकर मेरे दिल की वो तनी हुई डोर टूट गई। मैंने अचानक उसकी कलाई पकड़ी और जोर से अपनी ओर खींच लिया। सुक्विंगे, तुम मूर्ख हो क्या? उसके कुछ समझ पाती मैंने सीधे उसे चूम लिया। शादी के 3 सालों में यह पहला चुंबन था। उसके होंठ बहुत ठंडे थे, लेकिन अविश्वसनीय रूप से कोमल थे। सुक्विंगे की आंखें फैल गई, शरीर लकड़ी की तरह जड़ हो गया, लेकिन जल्द ही बेढंगेपन से जवाब देने लगी। दोनों हाथों से मेरे नाइट गाउन को कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि अगले ही पल मैं गायब हो जाऊंगा। जैसे जैसे माहौल गर्म हो रहा था, मेरा हाथ उसके नाइट गाउन के नीचे सरक गया। तभी धम, दरवाजा जोर से खुला। क्विंगे, मैंने सुना है उस बेकार जियांगचे को तुमसे तलाक चाहिए। बहुत अच्छा। गुजे चटकीले गुलाबी रंग का सूट पहने अंदर घुस आया। हाथ में लाल गुलाबों का एक बड़ा गुच्छा था जो आंखों को चुभ रहा था। मैं और सुक्विंगे एक साथ रुके। माहौल काफी अजीब हो गया। मैं बदहवास कपड़ों में था। सुक्विंगे का चेहरा शर्म से लाल था। गुजे के चेहरे की हंसी जम गई। गुलाब धड़ाम से जमीन पर गिर गए। तुम लोग। उसने हमारी ओर इशारा किया।
ऐस एक चेहरा बना रहा था जैसे भूत देख लिया हो। मेरे कुछ बोल पाता, दरवाजे पर एक और खनकदार और दबंग आवाज गूंजी। अरे, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। एक लंबी, दमदार व्यक्तित्व वाली औरत अंदर आई। उसने धूप का चश्मा उतारा। ये चेहरा देखकर मैं ठिठक गया। सुक्विंगे जैसे दुश्मन से सामना हो गया। तुरंत मेरी गोद से अलग हुई और मेरे सामने खड़ी हो गई, बिल्कुल अपने बच्चों की रक्षा करती मादा चिड़िया की तरह। लिन वानेर, तुम यहां क्या करने आए हो? सुक्विंगे की आवाज कांप रही थी, लेकिन जरा भी पीछे नहीं हटी। जियांग चे मेरा है, तुम छीनने की कोशिश मत करो। लिन वानेर, सामने खड़ी इस फैशनेबल और आधुनिक लड़की को देखकर मेरे दिमाग में बसी मेरी उस धूल धूसरित बचपन की दोस्त की छवि पूरी तरह टूट गई। 3 साल में ये लड़की अफ्रीका हीरे खोदने गई थी या अपना चेहरा बदलवा आई थी? लिन वानेर ने मजे लेते हुए सुक्विंगे को देखा। होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल गई। उसे पार करके सीधे मेरे पास आई और मेरी ठुड्डी पकड़ ली। वाह जियांग चे, 3 साल में तुम्हारा स्वाद थोड़ा बदल गया है। उसे छोड़ दो, सुक्विंगे चिल्लाती हुई जान देने को दौड़ी। अगले ही पल लिन वानेर की बात ने सबको जड़ कर दिया। उसने अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला, बिना देखे सीधे गुजे के चेहरे पर दे मारा, फिर मेरी ओर पलटकर आंख मारी। बस करो, नाटक बंद करो। चूंकि तुम तलाक लेने वाले हो, तो क्या हमारी सगाई आगे बढ़नी चाहिए? आखिर उस वक्त अगर सुपरिवार को बचाना न होता, तो तुम मुझ अपनी मंगेतर को छोड़कर यहां 3 साल की बेइज्जती सहने नहीं आते। मेरे दिमाग में जैसे बम फट गया। कैसी सगाई? कैसी मंगेतर? मुझे क्यों नहीं पता कि मेरा और लिन वानेर का ऐसा कोई रिश्ता था? सुक्विंगे ने यह सुनकर शरीर जोर से डगमगाया। चेहरा एकदम कागज जैसा सफेद हो गया। उसने अविश्वास से मुझे देखा। आंसू छलक पड़े। आवाज में पूरी निराशा थी। जियांग चे, तो तुम सच में सुपरिवार को बचाने के लिए मुझसे शादी किए थे? तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, एक पल भी नहीं। ये कहकर उसकी आंखें पलट गई और वो नरमी से जमीन पर गिर पड़ी। बीवी, मैं डर के मारे चीखा और उसे पकड़ने के लिए झपटा। उसी वक्त पेट में जोरदार मरोड़ उठी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं भी गिर पड़ा। बेहोशी से पहले आखिरी पल मैंने लिन वानेर की गहरी मुस्कान और गुजे का वो खुश चेहरा देखा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कीटाणुनाशक की तीखी गंध नाक में चुभ रही थी। मैंने आंखें खोली। नजर धुंधली थी। पेट में जैसे हथौड़े से चोट लगी हो। वो दर्द अभी भी था। जियांग चे, बगल से एक चीख सुनाई दी, फिर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज। मैंने हाथ की सुई निकाली और लड़खड़ाते हुए सुक्विंगे के वार्ड की ओर दौड़ा। दरवाजा आधा बंद था। सुक्विंगे बिखरे बालों में बाहर भाग रही थी। हाथ के पीछे खून जमा हुआ था। लिन वानेर ने एक हाथ से उसे बिस्तर पर दबा रखा था। मुझे छोड़ो, मुझे जियांग चे के पास जाना है। सुक्विंगे चिल्लाई। आवाज बैठ गई। वो बेहोश हो गया। उसकी तबीयत खराब है। मुझे उसे देखने जाना है। देखना है कैसे वो तुम्हारे हाथों मरता है। लिन वानेर ने ठंडी हंसी हंसी बैग से एक पुराना दस्तावेज निकाला और सुक्विंगे के चेहरे पर दे मारा। सुबॉस, अपनी आंखें खोलकर देख लो। यही सच्चाई है जो जियांग चे पिछले 3 सालों से तुम्हारे साथ है। कागज सुक्विंगे के गाल पर लगा। मैं अंदर जाने ही वाला था। दस्तावेज का शीर्षक देखकर मेरे कदम रुक गए। घर जमाई बनने का गुलामी अनुबंध। मेरे दिमाग में घंटी बजी। ये क्या बकवास है? सुक्विंगे ने कांपते हाथों से दस्तावेज उठाया। पुतलियां सिकुड़ गई। पक्ष ए, सुपरिवार 50 लाख आरएमबी देगा। पक्ष बी, जियांग चे की मां के फेफड़ों के कैंसर के अंतिम चरण के पूर्ण चिकित्सा खर्च और बाद की टारगेटेड दवा की लागत का भुगतान करने के लिए। बदले में पक्ष भी स्वेच्छा से सुपरिवार में घर जमाई बनकर आएगा। सारी गरिमा और स्वतंत्रता त्याग देगा। पक्ष ए के आदेशों का पालन करेगा जब तक कर्ज न चुका दे या पक्ष ए एकतरफा अनुबंध समाप्त न कर दे।
मैं देखता रह गया। फेफड़ों का कैंसर? मेरी मां, वही लियू गुइलान महिला जो पिछले हफ्ते पार्क में डांस कर रही थी और एक बार में 2 कटोरी खाना खाती है, उसे कब से फेफड़ों का कैंसर हो गया? लिन वानेर तो पागल हो गई है। मैं पर्दाफाश करने ही वाला था, तभी देखा सु क्विंगे बिस्तर पर ढह गई। फेफड़ों का कैंसर, 50 लाख। वो कागज को कसकर पकड़े हुए थी। ये कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी ने तो कहा था कि जियांग चे मुझ पर मोहित हो गया था और एहसान चुकाने की जिद कर रहा था। एहसान? सु क्विंगे, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? लिन वानेर ने ऊपर से कहा, 3 साल पहले जियांग चे की मां की दवा बंद कर दी गई थी। वेंटिलेटर तक हटाने वाले थे। तुम्हारे पिता आईसीयू के दरवाजे पर चेक लेकर आए और जियांग चे के घुटने और रीढ़ खरीद ली। तुम्हें क्या लगता है वो 3 साल से तुम्हारी हां में हां क्यों मिलाता रहा? तुम्हें क्या लगता है उसने घर का सारा काम क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है शादी में मुंह फुलाकर भी वो जग क्यों नहीं पाया? लिन वानेर उसके करीब आई। वो प्यार नहीं था सु क्विंगे, वो गुलामी थी। उसने अपनी मां को जिंदा रखने के लिए मजबूरी में 3 साल तुम्हारा कुत्ता बनकर रहा। वाह! लिन वानेर ने तो पूरी कहानी ऐसी बुनी कि मुझे भी लगभग यकीन हो गया। मैं रुकवाना चाहता था, पर हिल नहीं पा रहा था। सु क्विंगे ने कोई विरोध नहीं किया, बस अनुबंध के नीचे के हस्ताक्षर देखती रही। जियांग चे, वो मेरी लिखावट है, शायद लिन वानेर ने नकल की होगी। सु क्विंगे का हाथ जोर जोर से कांप रहा था। पिछले 3 सालों की तस्वीरें उसके दिल में चुभ रही थी। जियांग चे, पाव धोने का पानी फेंक दो। पानी बहुत गर्म है। क्या तुम मुझे जलाना चाहते हो? जियांग चे, कंपनी का पैसा अटक गया है। तुम्हारी वो थोड़ी सी जमा पूंजी भी ऊंट के मुंह में जीरा है। शर्मिंदा मत करो। जियांग चे, चुप रहो। यहां तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। पहले की भावनाएं अब अपराध का सबूत बन गई थी। देर रात सूप बनाना प्यार नहीं, दीनता थी। कुछ कहते रुक जाना भोलापन नहीं, दब्बूपन था। सु क्विंगे ने अनुबंध पर खून की उल्टी की। स्वेच्छा से घर जमाई लाल रंग से रंग गया। क्विंगे कोने में छिपा गुजे सस्ते फलों की टोकरी लेकर दौड़ा, पर उसकी नजर अनुबंध पर घूम रही थी। अरे, ये जियांग चे तो बहुत नीच निकला। मैंने पहले ही कहा था, आजकल के आदमी इतने वफादार कहाँ होते हैं। लगता है पैसे के लिए वो जियांग चे की पीठ थपथपाने का नाटक कर रहा था। जियांग भाई के लिए भी मुश्किल था। 50 लाख के लिए इतना सह लिया। मेरी जगह होता तो भले ही भूखा मर जाता, इस्त कभी नहीं बेचता। ऐसा चालाक लफंगा पैसे लेकर तो पहले ही भाग जाना चाहता होगा। उसने टिश्यू पकड़ाया, हाथ सु क्विंग गे के कंधे पर रखा। क्विंगे, इतना दुखी मत हो। चूंकि अनुबंध सामने आ गया है तो तलाक तो होगा ही, पर उसे पैसे लेकर भागने से रोकने के लिए कंपनी की मुहर और वित्तीय हार्डवेयर क्या कुछ समय के लिए मेरे पास सुरक्षित रखने के लिए रख दो। भले ही मैं बाहरी हूं, पर मेरा दिल तो तुम्हारे साथ है। मेरी मुट्ठी भिंच गई। उसकी साजिश के तीर सीधे मेरे चेहरे पर आ रहे थे। लिन वानेर को भी उम्मीद नहीं थी सु क्विंगे इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगी। गुजे, चुप रहो। सु क्विंगे ने उसे धक्का दिया। होठों पर खून लगा था, आंखें खाली थी। दफा हो जाओ। गुजे ठिठका। क्विंगे, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। मैंने कहा दफा हो जाओ। सु क्विंगे ने कांच का गिलास उठाकर गुजे के पैरों पर दे मारा। कांच बिखर गया। गुजे डरकर 3 कदम पीछे हट गया। वार्ड में सन्नाटा छा गया। सु क्विंगे ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, फोन लगाया। वकील वांग, तुरंत तलाक का अनुबंध तैयार करो। गुजे के होंठ मुस्कान में फैल गए। मैं भी चौंका। अभी तलाक हो जाएगा? ध्यान से सुनो, अनुबंध की शर्तें इस प्रकार है। सु क्विंगे रोते हुए बोली, सु ग्रुप के मेरे नाम के 51% शेयर और मेरे व्यक्तिगत खाते की सारी नकदी, संपत्ति, गाड़ियां, सब कुछ नहीं, शुल्क जियांग चे को हस्तांतरित। क्या? गुजे चिल्लाया। सु क्विंगे, तुम पागल हो गई? वो सु परिवार की पीढ़ियों की कमाई है, सब उसे दे दोगी? तो मेरे सु परिवार का क्या होगा?
मैं भी चौंक गया। सब कुछ, खरबों की संपत्ति। सुक्विंगे ने दर्द भरी हंसी हंसी। ये मेरा कर्ज है। मैंने उसकी इज्जत रौंदी, उसके व्यक्तित्व का अपमान किया। मैंने 3 साल उसे कुत्ते की तरह पाला और जाना नहीं कि वो अपने पंख काटकर मेरे आंगन में उतरा था। मैं जियांग चे के लायक नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। अनुबंध बनाकर तुरंत अस्पताल भेजो और फेफड़ों के सबसे अच्छे विशेषज्ञ ढूंढो। चाहे कितना भी खर्च हो, उसकी मां का इलाज जरूर कराओ। फोन रखते ही सुक्विंगे बिस्तर पर ढह गई। गुजे विकृत चेहरे से झपटा। तुम पागल औरत, तुमने सारा पैसा उसे दे दिया तो मैं हवा खाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें दस्तखत नहीं करने दूंगा। लिन वानेर ने पैर अड़ाकर गुजे को गिरा दिया। लिन वानेर, तुमने मुझे गिराने की हिम्मत की? गुजे उठकर हाथ चलाने को हुआ। बाहर जाओ। सुक्विंगे सीधी बैठ गई, नजर गुजे के पार। मैं अकेली रहना चाहती हूं। मिस लिन, भले ही मैं तुमसे नफरत करती हूं, पर सच बताने का शुक्रिया। कृपया तुम भी बाहर जाओ। लिन वानेर पलटकर बाहर आई, मेरा कॉलर पकड़कर गलियारे के कोने में खींच लिया। तुम चुप। लिन वानेर की आंखों में चमक थी। अभी संत बनने मत जाओ, असली खेल अभी शुरू हुआ है। तुम ऐसी झूठी कहानी रचने से बिजली गिरने का डर नहीं लगता? मैंने आवाज दबाई। मेरी मां तो एकदम ठीक है। मौत के मुंह में धकेले बिना वो कैसे चीखेगी? लिन वानेर ने आंखें घुमाई। ये औरत घमंड की आदी है। जब तक इसका घमंड चूर चूर न हो, ये प्यार करना कभी नहीं सीखेगी। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए सच्चाई परख रही हूं। खरबों की संपत्ति तुम्हें देने को तैयार है। लगता है दिल तुम पर ही आ गया है। मैं चुप रह गया। तभी वार्ड से गुजे की दहाड़ सुनाई दी। सुक्विंगे, अपनी औकात मत भूलो। चूंकि तुम सारा पैसा दूसरों को देना चाहती हो, तो मैं भी नाटक छोड़ता हूं। इन 3 सालों में मैंने विदेश में जुए का भारी कर्ज ले लिया है, तुम्हें फंसाकर। कर्ज चुकाने की सोची थी। अब जब तुम्हें नहीं चलाना, तो पहले मेरा कर्ज चुकाने में मदद करो। मेरा दिल बैठ गया। लिन वानेर ने मुझे कसकर पकड़ लिया। थोड़ा और इंतजार करो। वार्ड के अंदर सुक्विंगे की आंखों की चमक बुझ गई। यही था वो सफेद रोशनी जिसकी उसने कभी रक्षा की थी। कितनी हास्यास्पद बात है। गुजे, सुक्विंगे ने अपनी आस्तीन ठीक करने के बहाने सबको बाहर भेज दिया। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। उसका हाथ बैग की परत में घुसा। उंगलियां ठंडी धातु को छू गई। एक पेपर कटर। चूंकि तुम्हारी वजह से जियांग चे का घर तबाह हुआ, तुमने मुझे उस व्यक्ति को दुश्मन समझने वाला अंधा बनाया जो मेरा हितैषी था। सुक्विंगे ने चाकू आस्तीन में छिपा लिया। अंगूठे से ब्लेड खोला। कटाक की आवाज आई। उसने सिर उठाया। आंखों में दृढ़ता थी। तो मैं तुम्हें साथ लेकर नरक जाऊंगी, जियांग चे के सामने अपना पाप धोने। जब मैंने हाथ से सुई निकाली और वार्ड से बाहर भागा, तब तक सुक्विंगे गायब थी। गलियारे के अंत की लिफ्ट की संख्या बदल रही थी। लिन वानेर दीवार से टिकी थी। हाथ में एक काला कोट था जो उसने मेरी ओर फेंका। पीछा मत करो, वो कंपनी गई है। लिन वानेर अपने नए कराए नाखून देखते हुए बोली, बड़ी ठंडी आवाज में। सच में बहुत क्रूरता है। दर्द की दवा लेकर, पूरा मेकअप करके, ये तो अंतिम संस्कार की तैयारी करने जा रही है। मैंने कोट लिया। पेट में तेज दर्द हो रहा था। अंतिम संस्कार? वो गुजे से बदला लेने जा रही है? शुक्रिया। मैंने कोट पहना। अंदर अस्पताल का वही नीला सफेद गाउन था। बड़ा अजीब लग रहा था। जियांग चे, लिन वाने ने पीछे से आवाज दी, तुमने 3 साल बेइज्जती का ठप्पा ढोया। आज अगर देर हो गई तो सच में अकेले रह जाओगे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी लिफ्ट खोली। उंगलियां तेजी से फोन पर चली। 3 साल से सुक्विंगे को लगता था मैं घर पर खाना बनाना सीख रहा हूं। गुजे को लगता था मैं सिर्फ कपड़े धोने वाला बेकार हूं। स्क्रीन पर कोड दौड़े। 3 सेकंड में सुग्रुप के टॉप फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम का सीसीटीवी मेरे फोन पर आ गया। सुग्रुप का टॉप फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम। माहौल बहुत भारी था। लंबी मेज के दोनों ओर लोग भरे थे। गुजे मुख्य सीट की बाई ओर बैठा था।
बिल्कुल नया सिल्वर ग्रे सूट पहना था, बाल चमका रखे थे। सभी निदेशक, सुबॉस की शारीरिक स्थिति आपने देख ही ली। गुजे ने मेज थपथपाई, मानसिक रूप से असंतुलित, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं, यहां तक कि अस्पताल में खुलेआम हमला। ऐसी हालत में सुग्रुप का नेतृत्व कैसे कर सकती है? सबकी भलाई के लिए मैं पदच्युत करने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं। मैं सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। सुबॉस हाल ही में सचमुच सीमा लांघ रही है। एक घर जमाई के लिए इतना बवाल। आमतौर पर क्विंगे के सामने झुकने वाले लोग एक एक करके हाथ उठा रहे थे। धमाक! कॉन्फ्रेंस रूम का भारी दरवाजा जोर से खुला। क्विंगे दरवाजे पर खड़ी थी। उसने गाढ़ा मेकअप किया था। चटकीले लाल होठों ने चेहरे का पीलापन छिपाया था। काले सूट में वो बेहद फुर्तीली लग रही थी। अगर उसकी हल्की कांपती उंगलियों को न देखें तो पता नहीं चलता था कि अभी अभी अस्पताल में खून की उल्टी की है। कॉन्फ्रेंस रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। क्विंगे ने सबकी नजरों को अनदेखा किया, सीधे मुख्य सीट पर जाकर बैठ गई, नजर पूरे कमरे पर घुमाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मरने से पहले ये बैठक बुलाने की? आवाज तेज नहीं थी, पर दबदबा था। कुछ निदेशक गर्दन सिकोड़ गए। गुजे के चेहरे की हंसी एक पल को जमी, फिर वापस आ गई। क्विंगे, जिद छोड़ो। सब कंपनी की भलाई के लिए कह रहे हैं। तुम अपनी हालत देखो। उस बेकार जियांगचे के लिए क्या यह सब सही है? चुप रहो। क्विंगे ने ठंडे स्वर में 2 शब्द कहे। उसने बैग से दस्तावेजों का एक बंडल निकाला और गुजे के सामने जोर से पटक दिया। ये शेयर ट्रांसफर के कागजात हैं। क्विंगे ने चारों ओर देखा। अब से मेरे नाम के ग्रुप के 51% शेयर सबनी शुल्क जियांगचे को हस्तांतरित। कागजी कार्रवाई वहां हो चुकी है, बस दस्तखत बाकी है। पूरा कमरा गूंज उठा। कॉन्फ्रेंस रूम में हंगामा मच गया। पागल? सुबॉस, तुम पागल हो गई? कंपनी उस बेकार घर जमाई को दे दो। परिवार की सदियों की विरासत। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। गुजे अचानक खड़ा हुआ, आंखें फाड़े। क्विंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जियांगचे को, वो जो कॉलेज भी पास नहीं कर पाया, सिर्फ खाना बनाना और कपड़े धोना जानता है, वो किस खेत की मूली है? क्विंगे ने उसे देखा। होठों पर ताना उभर आया। बस इसलिए कि ग्रुप का मालिकाना हक सुका है और मैं परिवार की इकलौती वारिस हूं। मेरी चीज, जिसे चाहूं दूं, चाहे कुत्ते को खिला दूं, तुम गुजे को बोलने का कोई हक नहीं। वो पलटी, दरवाजे की ओर इशारा किया। अभी गुजे, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अपने लोगों को लेकर ग्रुप से निकल जाओ। मैं टैक्सी में सीसीटीवी देख रहा था। फोन पकड़ी उंगलियों की हड्डियां सफेद पड़ गई। ये पागल औरत सब शेयर मुझे देकर खुद को सबके निशाने पर ला रही है। इसी तरह वो कथित 50 लाख और 3 साल की किस्त का कर्ज चुकाना चाहती है। अफसोस, गुजे जैसा नीच आसानी से नहीं हारता, जैसी उम्मीद थी। स्क्रीन में गुजे अचानक हंस पड़ा। नौकरी से निकालोगी? क्विंगे, क्या तुम थोड़ी ज्यादा भोली नहीं हो? गुजे ने आराम से अपने कोट से एक दस्तावेज निकाला। पहले तुम्हारी इज्जत रखनी चाहिए थी, पर जब तुम इतनी बेरहम हो तो मुझे दोष मत देना। उसने दस्तावेज बाकी निदेशकों को पढ़ने के लिए फेंक दिया। जरा सब लोग देखो, ये वित्तीय रिपोर्ट है जो मैंने जांच करवाई। पिछले 3 सालों में सुबॉस ने अपने पद का दुरुपयोग कर कई बार सरकारी पैसा निकाला और विदेशी खोल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। रकम 30 करोड़ तक पहुंची है। क्या? निदेशक दस्तावेज देखने के लिए उमड़ पड़े। क्विंगे का चेहरा बदल गया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। ये सब झूठे सबूत है। अभी भी इनकार करोगी? गुजे ने दस्तावेज के अंत की ओर इशारा किया। हर लेन देन का पैसा आखिर में जियांगचे के निजी खाते में गया। क्विंगे, तुमने तो उस खिलौने को पालने के लिए सचमुच बड़ी मेहनत की। बकवास। क्विंगे गुस्से से कांप उठी। जियांगचे के खाते में कभी 10,000 से ज्यादा नहीं रहे। वो तुम्हारा भ्रम है। गुजे ने कंधे उचकाए। मैंने पुलिस को बुला लिया है।
वो आती ही होगी। पद के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, बड़ी रकम। सु क्विंगे, बाकी जिंदगी जेल में काटो। और रही शेयर ट्रांसफर की बात, हां, एक संदिग्ध अपराधी के तौर पर तुम्हारी संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाएगी। वो ट्रांसफर के कागज बस बेकार कागज है। झूठे सबूत बनाकर, इल्जाम लगाकर न सिर्फ सुक्विंगे को बर्बाद करना, बल्कि मुझे भी घसीटना। सुक्विंगे द्वारा मुझे कंपनी देने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। कॉन्फ्रेंस रूम का रुख पलट गया। बहुत निराशाजनक। सुबॉस ने ऐसा किया। पुलिस, सख्त जांच होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था वो घर जमाई मुसीबत है। सच में पैसे ऐंठने वाला निकला। आरोपों और गालियों का दौर सुक्विंगे पर टूट पड़ा। वो कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने अकेली खड़ी थी, बेबस। गुजे ने इन निदेशकों को बेहतर वादे किए थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से गुजे पर विश्वास करना चुना। सुक्विंगे की आंखों की चमक बुझ गई। उसने सिर झुकाया, हाथ धीरे धीरे आस्तीन में गया। सीसीटीवी में एक ठंडी चमक दिखी। वो पेपर कटर है। ड्राइवर, रोको। टैक्सी रुकी नहीं थी। मैंने 100 का नोट फेंका, दरवाजा खोलकर बाहर भागा। मैं लॉबी में घुसा, सीधे बैरियर फांदा। रोको उसे। वो अस्पताल के कपड़ों वाला। पीछे सिक्योरिटी गार्ड चिल्ला रहे थे। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। दिमाग में बस सुक्विंगे का वो निराश चेहरा और आस्तीन में छिपा वो चाकू। वो पुलिस के आने से पहले गुजे को मारकर आत्महत्या करना चाहती है। टिंग। लिफ्ट बहुत धीमी थी। मैं सीधे सीढ़ियों की ओर दौड़ा। फेफड़े फटने लगे। पेट के दर्द से आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। 26वीं मंजिल, 27वीं मंजिल, 28वीं मंजिल। कॉन्फ्रेंस रूम से गुजे की घमंडी आवाज आई। सुक्विंगे, हठ मत करो। चुपचाप जेल जाओ। जब बाहर आओगी, शायद मुझे और तुम्हारे बेकार पति को साथ देख पाओ। ओह, हां, तब तक वो शायद सड़क पर भूखा मर चुका होगा। गुजे, तुम्हें मरना ही होगा। सुक्विंगे की आवाज में दृढ़ता थी। मैंने चाकू खुलने की आवाज सुनी। बहुत देर हो गई। मैंने गहरी सांस ली, आधा कदम पीछे हटा और दरवाजे पर जोर की लात मारी। धम। ताला टूट गया। भारी दरवाजा जोर से खुला। जबरदस्त आवाज से कॉन्फ्रेंस रूम के लोग जड़ हो गए। सारी निगाहें एक साथ दरवाजे पर टिक गई। मैं नीली सफेद धारीदार अस्पताल की ड्रेस, बदन पर बेमेल काला कोट पहने, सीना जोर से धड़क रहा था। पसीना ठुड्डी से टपक रहा था। जियांग। जियांग चे। गुजे डरकर एक कदम पीछे हटा, कुर्सी से टकरा गया। सुक्विंगे वही जड़ हो गई। उसके हाथ में पेपर कटर कसकर पकड़ा था। चाकू की नोक गुजे की गर्दन से आधे मीटर से भी कम दूरी पर थी। मुझे देखते ही आंसू छलक पड़े। तुम कैसे आए? वो घबराकर चाकू छिपाने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा। गुजे की ओर देखा तक नहीं। सीधे सुक्विंगे की ओर बढ़ा। आसपास के वो निदेशक जो अभी चिल्ला रहे थे, अनायास ही रास्ता देते गए। सुक्विंगे के पास जाकर मैं रुका। वो पूरी कांप रही थी। चाकू मुझे दे दो। मैंने हाथ बढ़ाया। आवाज भारी थी। सुक्विंगे ने जोर से सिर हिलाया, आंसू छिटके। नहीं जियांगचे, तुम भाग जाओ, पुलिस आ रही है। मैंने तुम्हारे लिए। मैंने कहा चाकू मुझे दे दो। मैंने आवाज ऊंची की। एक कदम बढ़ाया, सीधे उसका चाकू वाला हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उंगलियां इतनी कसी हुई थी कि सफेद पड़ गई थी। मैंने एक एक करके उसकी उंगलियां खोली। टन। पेपर कटर लाल लकड़ी की मेज पर गिरा। ऐसे कचरे के लिए तुम्हारे हाथ गंदे करने लायक नहीं। मैंने उसे पीछे खींचा, कोट से ढका, पलटा। गुजे का सामना। गुजे ने मुझे इस बीमार हालत में देखा, डर गया, फिर शर्मिंदगी से बोला, जियांगचे, ये सुग्रुप का बोर्ड मीटिंग है। तुम एक बेकार आदमी की यहां घुसने की हिम्मत? सिक्योरिट, ये कहां मर गई? उसने मेरी नाक पर उंगली तानी। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, तो साथ ही थाने चलो। तुम्हारी बीवी ने तुम पर पैसा लुटाया। तुम भी सहपराधी हो।
वो 30 करोड़। मैं देखता हूं कैसे समझाओगे। गुजे ने मेज से वो झूठी रिपोर्ट उठाई और मुझ पर जोर से फेंक दी। बहादुर बनने का नाटक। तुम हो ही एक औरत के सहारे जीने वाले बेकार। इन 3 सालों में सुघर में खाना बनाने और कपड़े धोने के अलावा तुमने क्या किया? हाँ, अब सुक्विंगे के बिना तुम एक आवारा कुत्ते से भी बदतर हो। कागज बिखर गए। मैंने नीचे पैरों पर पड़े झूठे बिलों को देखा। ठंडी हंसी हंसी। गुजे। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। तुम सच में बहुत शोर करते हो। मैंने अस्पताल की ड्रेस की जेब से एक काली यूएसबी निकाली। तुम्हें लगता है मैंने ये 3 साल घर पर सच में सिर्फ खाना बनाना सीखा? गुजे एक पल चौंका, फिर ताना मारा। तो क्या तुमने घर बैठे खानसामे का सर्टिफिकेट ले लिया? किसी बेकार यूएसबी से किसे डरा रहे हो? मैंने अनसुना किया, मुड़ा और कॉन्फ्रेंस टेबल के मुख्य कंप्यूटर की ओर गया। रोको उसे, गुजे चिल्लाया। 2 पुरुष निदेशक उठने लगे। मैंने मेज पर पड़ा पेपर कटर उठाया और कंप्यूटर के पास मेज पर जोर से घूम दिया। चाकू की नोक मेज में घुस गई। एक निदेशक की उंगली से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर थी। जो भी हिला मरेगा। वो दोनों डरकर वापस कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे सफेद पड़ गए। पूरा कमरा सन्न। मैंने यूएसबी कंप्यूटर में लगाई। उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चली। पट एंटर दबाया। कॉन्फ्रेंस रूम की बड़ी स्क्रीन एकदम काली हुई। फिर लाल डेटा की धारा बहने लगी। गुजे, चूंकि तुम्हें हिसाब किताब देखने का इतना शौक है तो मैं दिखाता हूं असली हिसाब क्या होता है। मैंने मुड़कर स्क्रीन की ओर पीठ की। सुग्रुप का आंतरिक फायरवॉल दुनिया के टॉप 10 हैकर घोस्ट के लिए कागज की तरह कमजोर है। घोस्ट? गुजे की पुतलियां सिकुड़ गई। असंभव। वो मशहूर टॉप ऑपरेटर घोस्ट। तुम बेकार कैसे हो सकते हो? बेकार? मैंने उंगली चटकाई। स्क्रीन पर डेटा रुक गया। साफ तस्वीरें और तालिकाएं बन गई। गुजे, पुरुष, 32 वर्ष, 3 महीने पहले लास वेगास में बड़ा जुआ खेला। 1.5 करोड़ डॉलर हारे। घाटा पूरा करने के लिए वित्त निदेशक वांग कियांग से मिलकर सुग्रुप के नकली खरीद अनुबंध बनाए। 8 करोड़ की हेराफेरी। ये तुम्हारे विदेशी खातों का ब्यौरा, हर लेन देन, यहां तक कि इस खाते से जुड़ा तुम्हारा ईमेल पासवर्ड, सब कुछ मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। स्क्रीन पर गुजे के अपराधों के सबूत घूमने लगे। लेन देन की रसीदें, चैट स्क्रीनशॉट, जुए में हारे चेहरे की तस्वीरें। कॉन्फ्रेंस रूम में हाहाकार मच गया। निदेशक बड़ी स्क्रीन देख रहे थे। चेहरे बिगड़ गए। ये सच है? गुजे ने सच में पैसा मारा? हे भगवान, ये सबूत तो बहुत पुख्ता है। गुजे का शरीर ढीला पड़ गया। लड़खड़ाकर मेज पकड़ी। पसीने से तर। झूठ, सब झूठ। ये फोटोशॉप है। ये बदनामी है। वो कंप्यूटर की ओर झपटा। यूएसबी निकालना चाहता था। मैंने उसके पेट पर लात मारी। गुजे ने चीख मारी। सिमटकर जमीन पर गिरा। पेट पकड़कर उल्टी करने लगा। मैंने पास जाकर उसके चेहरे पर पैर रखा। जोर से कुचला। गुजे, तुमने अभी किसे बेकार कहा था? मैंने ऊपर से नीचे उसे देखा। इन 3 सालों में सुग्रुप के हर बड़े फैसले के पीछे का डेटा मॉडल, हर बार शेयर बाजार की आफत से बचने की चेतावनी प्रणाली, सब मैंने घर पर बैठे बैठे सूप पकाते हुए बनाए। मेरे बिना सुग्रुप 2 साल पहले के वित्तीय तूफान में दिवालिया हो गया होता। मैंने सिर उठाकर पहले से ही स्तब्ध सुक्विंगे को देखा। बीवी, तुम्हें लगता है तुम्हारी कंपनी की वो अभेद्य सुरक्षा प्रणाली कौन चलाता था? तुम्हें लगता है वो प्रतिद्वंद्वियों के काले रहस्य जो अचानक फूट पड़ते थे, कौन उगलता था? सुक्विंगे का मुंह खुला का खुला रह गया। आंसू पलकों पर लटके बेवकूफों की तरह मुझे देखती रही। जियांग चे, तुम। मैंने फिर पैर के नीचे के गुजे को देखा। जोर बढ़ाया। नाक की हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। मुफ्त का खाना? मैं खाना खिलाऊं तो घुटनों के बल बैठकर खाना पड़ेगा। नीचे से पुलिस के सायरन की आवाज आई। गुजे ने सुनते ही बुरी तरह छटपटाया। पुलिस आ गई। जियांग चे, तुमने मुझे मारा। कंप्यूटर सिस्टम में अवैध घुसपैठ की
तुम भी नहीं बचोगे, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। मैं हंसा, नीचे झुका, उसका बिगड़ा चेहरा थपथपाया। गुजे, क्या तुम भूल गए मैंने अभी कहा मैं कौन हूं? मैंने बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा किया। ये सबूत 5 मिनट पहले आर्थिक अपराध शाखा के ईमेल पर भेजे जा चुके हैं। और रही अवैध घुसपैठ की बात, मैंने यूएसबी निकाली। स्क्रीन एकदम सामान्य हो गई। सबूत कहाँ है? इस दुनिया में जहां इंटरनेट है, मैं आना जाना जानता हूं। मुझे पकड़ना है तो पहले इंटरनेट का तार कटवाओ। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा फिर खुला। हथियारबंद पुलिस अंदर घुसी। हिलना मत। गुजे कौन है? मैंने पैर हटाया, सुक्विंगे के पास लौटा और अपना बेमिल कोट ठीक किया। ऑफिसर, वो जमीन पर पड़ा है। मैंने चेहरे पर खून से लथपथ गुजे की ओर इशारा किया। वो होश में आया, खुद गिर गया। प्रभारी अधेड़ उम्र का अफसर था। उसने पूरे कमरे पर नजर डाली। चेहरे पर खून लगे गुजे पर रुकी। किसने बुलाया पुलिस को? अफसर ने भारी आवाज में पूछा। मैंने बुलाया। गुजे ने हाथ पांव जमीन पर मारे, उठकर मेरी ओर इशारा किया। ऑफिसर, इसे पकड़ो। ये पागल बोर्ड मीटिंग में घुसकर मारपीट कर रहा था। इसने कंपनी के सिस्टम में सेंध लगाई, व्यापारिक रहस्य चुराए। मेरा चेहरा देखो, इसी ने मारा है। गुजे चिल्लाते हुए चेहरे से खून पोंछ रहा था, पर खून और फैल गया। आसपास के निदेशक चुप थे। अभी की लात और चाकू ने इन लोगों की हिम्मत तोड़ दी थी। अफसर ने मेरी ओर देखा। मैं सुक्विंगे के आगे खड़ा था, बेमेल काला कोट पहने, अंदर अस्पताल की ड्रेस, हाथ में वो काली यूएसबी। ऑफिसर, मारपीट गलत है। मैंने यूएसबी उंगलियों पर घुमाई, आवाज शांत। फिर भी सलाह दूंगा, पहले बड़ी स्क्रीन देख ले। आखिर मारपीट से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग, पद दुरुपयोग और व्यापारिक रिश्वतखोरी की सजा शायद थोड़ी अलग हो। गुजे का चेहरा सफेद पड़ गया। वो झट से मुड़ा। बड़ी स्क्रीन पर तस्वीरें घूम रही थी। मेरी यूएसबी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि डेटा पुलिस के टर्मिनल पर भेज रही थी। ये गुजे द्वारा केमन आइलैंड्स में बनाई 3 खोल कंपनियां हैं। पिछले 3 सालों में सु ग्रुप के 32 करोड़ फर्जी खरीद अनुबंधों के जरिए इन खातों में गए। मैंने स्क्रीन पर लाल डेटा दिखाया, पीपीटी समझाते जैसा शांत। ये गुजे का पिछले महीने मकाओ वेनिशन कैसिनो का वीआईपी रूम का ब्यौरा। एक दिन में 4 करोड़ हारे। ये पैसा उसने सु ग्रुप की नई उत्पादन लाइन की विशेष राशि से निकाला। और ये, मैंने एंटर दबाया। स्क्रीन पर वीचैट चैट के ढेरों सा स्क्रीनशॉट उभरे, नाम और तस्वीरें साफ। जब तक सुक्विंगे को हटाने का प्रस्ताव पास करोगे, काम होने पर हर एक को 20 लाख नकद और नए प्रोजेक्ट का 5% मुनाफा। मैंने एक संदेश पढ़ा। मेज के पास बैठे घबराए निदेशकों की ओर देखा। निदेशक वांग, ली, झांग, इस चैट के अकाउंट तुम्हारे हैं ना? नाम लिए गए लोग कांप उठे। किसी का पानी का गिलास छूटकर जमीन पर बिखर गया। गुजे पूरी तरह घबरा गया। प्रोजेक्टर की तरफ दौड़कर तार खींचने लगा। झूठ, सब फोटोशॉप है। ये मुझे बदनाम कर रहा है। ऑफिसर, ये नियमों के खिलाफ है। ये गैरकानूनी सबूत है। मैं वही खड़ा रहा। जैसे ही गुजे का हाथ तार के पास पहुंचा, मैंने उसके घुटने के पीछे लात मारी। चटक, हड्डी टूटने की आवाज। गुजे चीखता हुआ घुटनों के बल गिरा, सिकुड़ गया। होश में रहो। मैंने पैर हटाया, उसे देखा। ये सबूत है, तोड़ोगे तो भर नहीं पाओगे। अफसर ने हाथ हिलाया। 2 सिपाही आगे बढ़े, हथकड़ी लगाकर गुजे के हाथ पीठ पर बांध दिए। गुजे, तुम पर पद दुरुपयोग, धन हेराफेरी और गैर सरकारी कर्मचारी रिश्वतखोरी का संदेह है। कृपया जांच में सहयोग करो। ठंडी हथकड़ी ने गुजे को एहसास करा दिया कि खेल खत्म। उसने अचानक सिर उठाया, आंखें लाल, सुक्विंगे को घूरा, मुंह से खून की फुहार। सुक्विंगे, कमीनी, तुझे पहले से पता था ना? तूने इस बेकार से मिलकर मुझे फंसाने का नाटक किया। मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुग्रुप खत्म, तू भी खत्म। सुक्विंगे मेरे पीछे खड़ी थी, चेहरा पीला,
शरीर डगमगा रहा था। वो अब तक संभल नहीं पाई थी, खाली नजरों से दबे गुजे को देख रही थी। यही था उसका सफेद रोशनी जिसकी उसने जान देकर रक्षा की थी, जिसने मुझे घर से निकालने की साजिश की। मैंने भौहें चढ़ाई, आगे बढ़कर गुजे की नजरों के आड़े आ गया। लगता है अभी की लात बहुत हल्की थी। मैंने सिर झुकाकर गुजे को घूरा, आवाज दबी, सिर्फ हम दोनों सुन सके। गुजे, अंदर जाकर अच्छे से सुधरना, बाहर आने की सोचना मत, क्योंकि जिस दिन बाहर आओगे मैं दिखाऊंगा असली नरक क्या होता है। गुजे की गालियां गले में अटक गई, पुतलियां सिकुड़ गई, पूरा कांप गया। उसने उस बेकार घर जमाई की आंखों में कुछ ऐसा देखा जिससे वो डर गया, चुप हो गया, पुलिस को उसे खींच कर ले जाने दिया। गुजे को ले जाया गया। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा। अभी तक सुक्विंगे से बातचीत की बात कर रहे निदेशक अब सिर झुकाए बैठे थे। संकट टला। मैंने लंबी सांस ली, पेट में तेज दर्द उठा, आंखों के सामने अंधेरा, शरीर डगमगाया। सुक्विंगे ने मेरी आस्तीन पकड़ी, आंसू गिर रहे थे। जियांगचे, क्यों? उसकी आवाज भारी थी। तुमने मेरी मदद क्यों की? जबकि मैंने तुम्हें बर्बाद किया। वो अब भी उस झूठे गुलामी अनुबंध के जाल में थी। ताली, ताली, ताली। दरवाजे पर तालियों की आवाज गूंजी। लिन वानेर ऊंची एडी पहने, आइस्ड कॉफी लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आई। शर्मिंदा निदेशकों को नजरअंदाज कर सीधे सुक्विंगे के सामने आई। शानदार, सच में शानदार। लिन वानेर ने कॉफी पी, वो नकली अनुबंध निकाला जिसने अस्पताल में सुक्विंगे को खून की उल्टी करवा दी थी। सुबॉस, अभी का ड्रामा पसंद आया? सुक्विंगे ने अनुबंध देखा, शरीर सिकुड़ गया, बेहोशी में मेरा हाथ छोड़ने लगी, आंखों में सिर्फ शर्म और डर। वानेर, खेल बंद करो। मैंने भौहें चढ़ाई, सुक्विंगे का हाथ पकड़ा जो छूटने वाला था। छी, मजा नहीं आया। लिन वानेर ने आंखें घुमाई, सब के सामने दोनों हाथों से अनुबंध पकड़ा। चीर। कागज फटने की आवाज बहुत तीखी थी। सुक्विंगे ने आंखें फैलाई। तुम बेवकूफ औरत। लिन वानेर ने टुकड़े हवा में उछाल दिए। ये अनुबंध 2 घंटे पहले नीचे की दुकान से प्रिंट करवाया था। 20 रुपए लगे। दुकानदार का काम बढ़िया था ना? सुक्विंगे जड़ हो गई, उड़ते कागजों को देखा, फिर लिन वानेर को, आखिर अकड़कर मेरी ओर मुड़ी। झूठ, झूठ, वो हकलाते हुए दोहरा रही थी। लेकिन 50 लाख का खर्च भी झूठ है। लिन वानेर ने कंधे उचकाए। जियांगचे की मां एकदम स्वस्थ है। पिछले हफ्ते ही कम्युनिटी डांस मुकाबले में पहला इनाम जीता। रही 50 लाख की बात। लिन वानेर ने ठंडी हंसी हंसी मुख्य सीट के पास जाकर मेज थपथ पाई। 3 साल पहले सुग्रुप की पूंजी की कड़ी टूट गई थी। बैंकर्स मांग रहे थे, सप्लायर ने माल देना बंद कर दिया। सुपरिवार दिवालिया होने वाला था। तुम्हारे पिता जियांगचे के सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ाए, मदद मांगी। जियांगचे ने तब एक शब्द भी नहीं कहा। विदेश की एक कोठी बेची, 20 करोड़ जुटाए। ये पैसा दहेज के नाम पर सुग्रुप के घाटे में भर दिया गया। तुम्हारे उस बेवकूफ आत्मसम्मान की खातिर उसने तुम्हारे पिता से राज रखने को कहा। बाहर ये कहलवाया कि वो सुपरिवार का घर जमाई है। सुपरिवार ने उसे खरीदा है। लिन वानेर पत्थर बनी सुक्विंगे के करीब आई। सुक्विंगे, तुम खुद को मसीहा समझती थी। असल में तुम वो फूल हो जिसे कांच की मर्तबान में पाला गया। इन 3 सालों में जियांगचे ने न सिर्फ तुम्हें 20 करोड़ दिए, बल्कि एक पूरा सुग्रुप दिया। यहां तक कि तुम्हें बेफिक्र होकर काम करने देने के लिए 3 साल घर पर तुम्हारा रखैल बना रहा। नतीजा? लिन वानेर ने मेरी अस्पताल की ड्रेस की ओर इशारा किया। तुमने उसे पेट की बीमारी दे दी और एक ठग के लिए उसे तलाक देना चाहा। वाह सुबॉस, तुम्हारा यह सौदा सच में सबसे घाटे का सौदा रहा। लिन वानेर की बातों ने सुक्विंगे को जड़ कर दिया। तर्क जुड़ गया। क्यों कंपनी बच गई? क्यों पिता ने अंतिम समय में ऐसा कहा? क्यों जियांगचे ने कभी सफाई नहीं दी? असल में न कोई गुलामी अनुबंध था, न अपमान, न कोई सौदा,
बस उसका मेरे लिए प्यार था। मुझे यकीन नहीं। सु क्विंगे बुदबुदाई। आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे की निराशा धीरे धीरे अविश्वास की खुशी में बदल गई। पैसे के लिए नहीं, प्यार के लिए। सु क्विंगे के पांव जवाब दे गए। धम। सबके सामने ये बर्फीली सीओ घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने आसपास की नजरों की परवाह नहीं की। दोनों हाथों से मेरी पिंडली कसकर पकड़ ली। चेहरा मेरी पैंट पर छिपा लिया। वाह! दिल दहलाने वाली चीख कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजी। वो उस बच्चे की तरह रोने लगी जो खोकर आखिर अपने परिवार को पा लेता है। फूट फूट कर रोई। माफ करना। ओह जियांग चे, माफ करना। मैं गलत थी, सच में गलत थी। मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करते हो। मुझे लगा तुम मजबूर थे। ओह मत जाओ, प्लीज मत जाओ। आंसुओं से मेरी पैंट भीग गई। बहुत गर्म। उसने इतनी कसकर पकड़ा, नाखून मांस में धंसने को थे। डर था कि हाथ ढीला हुआ तो मैं गायब हो जाऊंगा। निदेशक एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, बेहद असहज। मैंने पैरों के पास बिलखती औरत को देखा। दिल का गुस्सा काफी हद तक खत्म, बचा सिर्फ दर्द। इन 3 सालों में उसने बेरुखी का मुखौटा पहना, तो क्या मैंने चुप्पी से उसे सजा नहीं दी? अगर प्यार नहीं था तो वो मेरे लिए हत्या करने क्यों जाती? अगर प्यार नहीं था तो वो अपनी पूरी जमा पूंजी मुझे क्यों देती? मैंने आह भरी, हाथ बढ़ाकर उसका सिर सहलाना चाहा। आधे रास्ते रुक गया। नहीं, इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता। इन 3 सालों की बेरुखी और गुजे के लिए उठाई चोट, ये हिसाब अभी बाकी है। मैंने हाथ हटाया, पूरे कमरे पर नजर डाली। रोना खत्म? मेरी आवाज सख्त थी। सु क्विंगे की सिसकी एक पल रुकी, फिर भी पैर नहीं छोड़े, सिसकते हुए सिर हिलाया। मैंने उसे अनसुना किया। उन बेचैन निदेशकों की ओर देखा। अभी मिस लिन ने जो कहा, आप सबने सुन लिया। कोई बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सु बॉस ने अभी जिस शेयर ट्रांसफर पर दस्तखत किए, भले ही प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, पर मेरे यहां यह लागू हो चुका है। मैंने मेज पर रखे दस्तावेजों की ओर इशारा किया। मतलब, अब सु ग्रुप में मेरा हुक्म चलेगा। निदेशक वांग, अभी गुजे ने तुम्हें 20 लाख देने का वादा किया था ना? कल वित्त विभाग से हिसाब करो। निकलो। निदेशक ली, नए प्रोजेक्ट का 5% मुनाफा, तुम भी साथ जाओ। और तुम, निदेशक झांग। मैंने एक सांस में 7-8 लोगों के नाम लिए। सब अभी सबसे ज्यादा उछल रहे थे। जियांग, श्रीमान जियांग, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम भी तो गुजे के बहकावे में आ गए थे। हां, हमने कंपनी में 20 साल नौकरी की, बिना कमाई के भी तो मेहनत तो की है। कुछ लोग गिड़गिड़ाए। बहकावे में? मैंने ठंडी हंसी हंसी मेज पर पड़ा पेपर कटर उठाकर घुमाया। वो तुम्हारी बुद्धि की समस्या है। सुग्रुप बेवकूफों को नहीं पालता। और रही मेहनत की बात, इन सालों का मुनाफा लेकर आराम करो। मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें गुजे के साथ अंदर भेज दूं। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा। किसी ने मुंह नहीं खोला। पुख्ता सबूतों और पूर्ण नियंत्रण वाली हिस्सेदारी के सामने बहस बेकार थी। इन लोगों को निपटाकर मैंने फिर सिर झुकाया। सु क्विंगे अब भी सिसक रही थी, घुटनों पर गिरी थी, कंधे हिल रहे थे। आह! पेट में फिर तेज मरोड़ उठी। मैं ज्यादा देर नहीं टिक सकता। उठो, मैंने आदेश दिया। सु क्विंगे ने सिर उठाया, चेहरा आंसुओं से सना, मेकअप बिखरा, आंखें अखरोट जैसी सूजी। उसने डरते हुए मुझे देखा, उठना चाहा, पर ज्यादा देर घुटनों पर रहने से पांव जवाब दे गए, गिरने लगी। मैंने झुककर एक झटके में उसे गोद में उठा लिया। आह! सु क्विंगे चौंकी, बेहोशी में मेरी गर्दन पकड़ ली, मेरी छाती में सिमट गई। उसने घबराकर चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया। डर था कोई ये बुरी हालत देख ले। जियांग, जियांग चे। उसकी आवाज नाक से और विनती भरी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं उसे लिए बाहर निकला। लिन वानर के पास से गुजरते हुए एक इशारा किया। लिन वानर ने ओके का इशारा किया।
मतलब निश्चिंत रहो, बाकी मैं संभाल लूंगी। याद रखना, तुम मेरे एहसानमंद रहे। कॉन्फ्रेंस रूम से निकला, गलियारा पार किया। कर्मचारियों ने ये दृश्य देखा, हक्के बक्के रह गए। हर रोज घमंडी रहने वाली सीईओ इस वक्त बिल्ली की तरह अस्पताल की ड्रेस पहने आदमी की गोद में सिमटी थी। लिफ्ट में आए, सिर्फ हम दोनों। सुक्विंगे ने आखिर सिर उठाने की हिम्मत की, हाथ बढ़ाकर हल्के से मेरे गाल छुए। आंखों में सिर्फ दर्द था। तुम्हारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है ना? हम अस्पताल लौट चलें? चुप रहो। मैंने सख्ती से उसे देखा। सुक्विंगे, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा अभी का घुटनों पर गिरना बहुत भावुक था? क्या गता है कंपनी मुझे देकर इन 3 सालों का हिसाब बराबर हो गया? सुक्विंगे का शरीर जड़ हुआ, आंखें बुझ गई, होंठ काटकर सिर हिलाया। ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। लिफ्ट का दरवाजा खुला। मैं उसे लिए बाहर निकला, दरवाजे पर खड़ी मेबैग की ओर बढ़ा। कौन से अस्पताल? मैंने उसे पैसेंजर सीट पर डाला, सीट बेल्ट लगाई। हरकते कठोर, आवाज रौबदार, गुजे के दिए फूलदान के पास, या तुम्हारे उस घर जहां सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स हैं? सुक्विंगे ठिठकी, आंसू फिर छलके। पुराने घर? मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की गर्जना में मैंने उसकी ओर देखा, होठों पर ठंडी मुस्कान। सुबॉस, तैयार रहना। ये 3 साल तुमने मुझे जो बेरुखी दी, और आज का ये हिसाब आज रात दरवाजा बंद करके एक एक करके चुकाएंगे। सुक्विंगे ने मुझे टकटकी लगाए देखा, गालों पर लाली दौड़ गई। वो सीट में सिमटी, सीट बेल्ट कसकर पकड़े, अब भी सिसक रही थी, लेकिन आंखों की निराशा गायब थी। उसकी जगह खुशकिस्मती और थोड़ी उम्मीद थी। उसने सिर झुकाया, आवाज पानी जैसी नरम। जैसा तुम कहो, पति। गाड़ी बेसमेंट से निकली, धूप विंडशील्ड पर पड़ी, बारिश रुक गई थी। विला लौटते लौटते रात गहरा गई। गाड़ी रुकी, केबिन में सिर्फ सांसों की आवाज। उतरो। मैंने सीट बेल्ट खोली। सुक्विंगे पैसेंजर सीट में सिमटी थी। ये सुनते ही पूरा शरीर कांपा, हड़बड़ी में दरवाजा खोलने लगी। कई बार लगा तब खुला। पूरे रास्ते वो कांप रही थी, हीटर तेज करने पर भी नहीं रुकी। घर के अंदर जूते बदलते हुए मैंने पेट पर हाथ रखा, भौहें सिकोड़ी। सुक्विंगे मुझे देख रही थी, चेहरा एकदम सफेद। पेट में दर्द। वो मुझे सहारा देने दौड़ी। मैं पानी लाती हूं। नहीं, दलिया बनाती हूं। डॉक्टर ने कहा तुम्हें दलिया पीना चाहिए पेट के लिए। पहले तुम मेरे लिए बनाते थे, आज मैं बनाऊंगी। मेरे कुछ बोल पाता, उसने बैग फेंका और रसोई में घुस गई। सुक्विंगे, तुम खाना बनाना जानती हो? इन 3 सालों में वो तो माइक्रोवेव का मैनुअल भी देखती थी। मैं सीख लूंगी, सीख सकती हूं। रसोई से बर्तनों की खड़खड़ाहट, फिर बर्तन गिरने की आवाज। अंदर मत आना। जियांगचे, तुम आराम करो, प्लीज, अंदर मत आना। उसकी रुआसी आवाज। मुझे एक मौका दो तुम्हारी देखभाल करने का, ठीक है? मैंने आह भरी, सचमुच थक गया था। खुद को सोफे पर डाल दिया, आंखें बंद की। दिमाग में आज की कॉन्फ्रेंस रूम की तस्वीरें और सुक्विंगे का घुटनों पर गिरना घूम रहा था। न जाने कितनी देर बाद जलने की बुआई। सुक्विंगे ट्रे लिए आई, सूट पर सिलवटें, मेकअप बिखरा, चेहरे पर कालिख। बन गया। उसने ध्यान से ट्रे रखी। सफेद कटोरे में कुछ काला पदार्थ, धुंधले में जली हुई सब्जी के पत्ते दिख रहे थे। ये दलिया है। सुक्विंगे उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। आंच बहुत तेज थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने नाक सिकोड़ी। माफ करना, मैं सच में बेकार हूं। मैं इसे फेंक देती हूं, दोबारा बनाती हूं। उसने कटोरा उठाना चाहा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पर 2 छाले हैं, रहने दो। मैंने चम्मच उठाया। जियांगचे, मत खाओ, वो कड़वा है। मैंने उसका हाथ हटाया, एक बड़ा चम्मच मुंह में डाला। सच में कड़वा है, जले का स्वाद और डिटर्जेंट जैसा। लेकिन मैंने निगल लिया।
सुक्विंगे की आंखें भर आई। बुरा लगा ना? ठीक है, मैंने एक और चम्मच लिया। इन 3 सालों की तुम्हारी बेरुखी के सामने ये कड़वापन कुछ नहीं। सुक्विंगे का शरीर जड़ हुआ, आंसू छल, कपड़े, मुंह दबाकर सिसकने लगी। मैंने वो कटोरा खत्म किया, पेट की उथल पुथल रोकी, मुंह पोंछा, नहाने जाओ। मैंने ऊपर की ओर इशारा किया, खुद को साफ करो, वो कपड़े फेंक दो, तेल की बू आ रही है। सुक्विंगे चौंकी। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? न, नहीं। वो घबराकर उठी, घुटना मेज से टकराया, परवाह नहीं की, भागकर ऊपर गई। पीठ देखते हुए मेरी नजर गहरी हुई। वो मुझसे डरती है। रात 10 बजे मैं नहाकर तकिए से टिककर फोन देख रहा था। गुजे हिरासत में, सुग्रुप में हलचल की खबरें। दरवाजे की सिटकनी हिली। सुक्विंगे अंदर आई। उसने रोज का नाइट गाउन नहीं, बल्कि एक काली लेस की पतली स्लिप पहनी थी। बहुत कम कपड़ा, लगा टैग अभी अभी काटा है। बाल गीले, बिना मेकअप का चेहरा एकदम लाल, नंगे पांव कारपेट पर, बड़ी अकड़ी हुई चाल। जियांग पति। वो बिस्तर तक आई, अजीब सा पोज बनाया, एक हाथ बिस्तर के किनारे पर, पैर उठाने की कोशिश, संतुलन बिगड़ा, लगभग गिरते गिरते बची। मैंने फोन रखा। ये क्या कर रही हो? सुक्विंगे का चेहरा शर्म से लाल, होंठ कांपते। लिन वानेर ने कहा मर्दों को ये सब पसंद है। उसने कहा बस तुम्हें खुश कर दिया तो तुम नहीं जाओगे। उसने सिर उठाकर मुझे याचना भरी नजरों से देखा। जियांगचे, मैं सीख जाऊंगी। पहले मुझे ये सब नहीं आता था। मुझे अभी सीखती हूं। उसने कंधे की डोरी खोलनी चाही। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मेरा शरीर पाक है। इन 3 सालों में मैंने गुजे को छुआ तक नहीं। सच, अगर तुम्हें यह तरीका पसंद नहीं तो मैं बदल सकती हूं। गुस्सा फूट पड़ा। बहुत हुआ। सुक्विंगे अनजाने में सहम गई। हाथ हवा में रुक गए। पसंद नहीं आया? उसने घबराकर चारों ओर देखा। तो मैं तुम्हारे पांव धोती हूं। हां, पांव धोती हूं। पहले तुम मेरे धोते थे, आज मैं तुम्हारे धोऊंगी। वो बाथरूम से गर्म पानी लाई, जरूरत से ज्यादा भरा। पांव पर गिरा तो भी नहीं रखा। बर्तन बिस्तर के पास रखा। वो घुटनों पर बैठ गई, हाथ बढ़ाकर मेरा मोजा उतारने लगी। पानी का तापमान ठीक किया, 45 डिग्री। तुमने पहले कहा था यह तापमान सबसे आरामदेह है। उसने सिर झुकाया, आंसू फर्श पर टपके। सुक्विंगे। मैंने पांव हटाया, उसे उठाकर बिस्तर पर पटका। पानी का बर्तन उलट गया। मैं उस पर झुका। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? किसने कहा यह सब करने को? किसने कहा घुटनों पर बैठने को? किसने कहा ऐसे कपड़े पहनने को जैसे बिकने आए हो? सुक्विंगे सिकुड़कर आंसू बहा रही थी। मैं प्रायश्चित कर रही हूं। अगर यह सब नहीं किया तो तुम मुझे छोड़ दोगे। मेरे पास बस यही है। सुग्रुप तुम्हें दे दिया, पैसे दे दिए। मेरे पास सिर्फ ये शरीर है। लिन वानेर ने कहा तुमने एहसान चुकाने को मुझसे शादी की। अब एहसान चुक गया, कर्ज उतर गया, तुम जाओगे। जियांगचे, मैं तलाक नहीं चाहती, सच में नहीं चाहती। वो फूट फूट कर रोई। मैंने उसे देखा, दिल में टीस उठी। उसके दिल में ये सिर्फ एक सौदा था। तुम सुअर हो क्या? मैंने बेडसाइड टेबल से पुराना बटुआ निकाला, उसमें से वो पीली पड़ी तस्वीर खींची, उसके चेहरे पर लगाई। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख। सुक्विंगे ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। पृष्ठभूमि जियांगचेंग न एक हाई स्कूल का मैदान। 17 साल की सुक्विंगे ऊंची पोनीटेल बांधे पानी पी रही थी। कोने में एक धुंधली छवि, चोरी से तस्वीर खींचता मैं। ये हाई स्कूल के दूसरे साल का स्पोर्ट्स मीट है। मेरी आवाज भारी थी। उस दिन तुमने 8.00 मीटर दौड़ में पहला इनाम जीता। मैंने तुम्हें पानी देना चाहा, तुमने देखा नहीं, गुजे का पानी ले लिया। ये तस्वीर मैंने बटुए में 10 साल रखी। सुक्विंगे के आंसू तस्वीर पर गिरे। 10 साल? सुक्विंगे, तुम्हें लगता है मैं 50 लाख के लिए बिका था? मैंने खुद पर ताना मारा।
वॉल स्ट्रीट पर कीबोर्ड की कुछ क्लिक से करोड़ों डॉलर कमा लेता हूं। क्या मुझे उन 50 लाख की कमी थी? उस दिन अस्पताल में तुम्हारे पिता को चेक लेकर भीख मांगते देखा। मैं मना कर सकता था, लेकिन मैंने वार्ड के दरवाजे पर तुम्हें देखा। तुम पागलों की तरह रो रही थी। कह रही थी बसु परिवार बच जाए तो किसी से भी शादी कर लूंगी। मेरा माथा उसके माथे से सटा तो मैंने दस्तखत कर दिए, न पैसे के लिए न एहसान चुकाने के लिए, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे 10 साल से एक तरफा प्यार करता था। मैं तुम्हें एक घर देना चाहता था, तुम्हारी रक्षा करनी चाहता था, चाहे तुम्हारे दिल में वो गुज़े क्यों न हो। मैं जुआ खेलना चाहता था। और नतीजा? मैंने दर्द भरी हंसी हंसी। तुमने मुझे 3 साल बेरुखी दी, 3 साल गेस्ट रूम में सुलाया। सुक्विंगे सन्न रह गई। जियांग चे, उसके होंठ कांपे। वाह! उसने अचानक मेरी गर्दन पकड़ ली, फूट फूट कर रोई। तुमने बताया क्यों नहीं? कमीने, बताया क्यों नहीं? वो रोते हुए मेरी छाती पर घूंसे मार रही थी। मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करते हो। मुझे लगा तुम्हें मैं गंदी लगती हूं। ओह, मैं बेवकूफ हूं। सच में बेवकूफ हूं। बस चुप हो जाओ। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, सिर झुकाकर चूम लिया। ये चुंबन 3 साल की घुटन और गुस्से से भरा था। मैंने उसके दांत खोले। सुक्विंगे बेढंगेपन से जवाब दे रही थी। मेरे होंठ काटे तो भी नहीं छोड़े। बेडरूम गर्म हो रहा था। रात के 2 बजे सुक्विंगे सो गई। वो मुझसे चिपटी थी, हाथ से मेरा कपड़ा पकड़े थी। बेड लैंप की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा, पीला और थका हुआ। उसका हाथ खींचा, उंगलियों पर 2 छाले थे। बेवकूफ। मैं उठकर जलन की दवा ढूंढने लगा। तकिया ठीक करते हुए किसी सख्त चीज से टकराया। तकिया हटाया, 2 सफेद दवा की शीशियां उठाकर लेबल पढ़ा। शीशी लगभग खाली। पैरोक्सेटिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, क्वेटियापाइन फ्यूमरेट टैबलेट। मैंने दवा विज्ञान पढ़ा था। एकदम से शरीर ठंडा पड़ गया। भारी एंटीडिप्रेसेंट और एंटीसाइकोसिस और बाइपोलर डिसऑर्डर की सहायक दवा। सबसे पुरानी शीशी 2 साल पहले खुली थी। मैं जड़ होकर सुक्विंगे की ओर मुड़ा। ये 3 साल मुझे लगा वो घमंडी है। लगा उसका मूड बदलना गुज़े के लिए है। असल में वो बीमार थी। उसकी तथाकथित घमंडी बेरुखी बिखरते आत्मसम्मान का मुखौटा थी। गुज़े ने उसकी बीमारी का फायदा उठाकर उसे यकीन दिलाया कि वो बेकार है। सुक्विंगे। मैंने दवा की शीशी पकड़ी। उंगलियों की हड्डियां सफेद पड़ गई। कोई आश्चर्य नहीं उसे लगता था वो गंदी है। कोई आश्चर्य नहीं वो जिद करती थी, मैं पैसे के लिए हूं। वो बीमारी से आत्मसम्मान खो चुकी थी। सुक्विंगे ने गर्माहट खोई। बेचैन, बेचैन। जियांग चे, मत जाओ, मुझे छोड़ मत जाओ। मैंने दवा की शीशी तकिए के नीचे रखी, वापस लेटकर उसे कसकर गले लगाया। नहीं जाऊंगा। मैंने उसके कान में कहा, अब कभी नहीं जाऊंगा। चूंकि बीमार है तो मैं ठीक करूंगा। सुक्विंगे की भौहें खुल गई, गहरी नींद में चली गई। बस मुझे नहीं पता था, अगली सुबह इस औरत का होश में आते ही पहला काम मेरी रात की भावनाओं को लगभग कुत्ते के मुंह में डलवा देता। दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने हाथ बढ़ाकर 7 देखा। खाली। बिस्तर अभी गर्म था। इंसान गायब। रात की उन 2 दवा की शीशियों को याद करके मेरा दिल बैठ गया। करवट ली और बिस्तर से उठा। जूते तक नहीं पहने बेडरूम से बाहर भागा। नीचे लिविंग रूम में सुक्विंगे सोफे पर बैठी थी। सामने मेज पर वो जोड़ा हुआ नकली अनुबंध, पास एक बैंक कार्ड और अभी अभी प्रिंट किया एक दस्तावेज रखा था। उसने मेरी शर्ट पहनी थी, ढीली ढाली, बटन गलत लगे थे। कॉलर बोन पर रात के लाल निशान थे। मेरी आहट सुनकर वो चौंकी, कार्ड मेरी ओर सरका दिया। जियांग। जियांग चे, तुम जाग गए। उसने सिर झुकाया, आवाज कांप रही थी। रात की सेवा का मेहनताना और इस महीने की तनख्वाह कार्ड में है। पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। मुझे गुस्से में हंसी आ गई। होश में आते ही पहला काम, मुझे वेश्या की कमाई देना है।
मैंने पास जाकर वो नया दस्तावेज उठाया। दीर्घकालिक रखेल अनुपूरक अनुबंध, शर्तें बारीकी से लिखी। पक्ष ब को हर महीने सुबह शाम की मिठास देनी होगी, हर रात बिस्तर गर्म करना होगा। पक्ष ए हर बार का भुगतान करेगा, एक बार के 10 लाख, मासिक पैकेज पर 20% छूट। सुक्विंगे, मैंने कागज मेज पर पटका। तेरी नजरों में मैं इतना सस्ता हूं? सुक्विंगे का चेहरा सफेद पड़ गया, कपड़े का कोना पकड़ा। कम लग रहा? मैं बढ़ा सकती हूं। सुग्रुप के शेयरों का मुनाफा आधा और तुम्हें दे दूंगी। नहीं, पूरा। बस तुम मत जाओ। चुप। मैंने मेज पार की, उसे सोफे पर दबा दिया। जब हिसाब करना ही है तो कुछ और करते हैं। मैंने वो 2 दवा की शीशियां निकाली। रात उसके सोने पर मैंने सारी गोलियां विटामिन से बदल दी थी। ये क्या है? सुक्विंगे चौंकी, हाथ बढ़ाकर छीनना चाहा। जियांगचे, मत देखो, वो विटामिन है। मेरी तबीयत खराब रहती है। पैक्सेटिन, क्वेटियापाइन। मैंने दवा के नाम पढ़े, उसका चेहरा राख होते देखा। भारी अवसाद, साथ में चिंता और हल्का सिजोफ्रेनिया के लक्षण। 2 साल से खा रही है ना? सुक्विंगे कांपने लगी, सिर पकड़कर सिकुड़ गई। मत कहो, प्लीज मत कहो। मैं पागल हूं। तुम मुझसे घृणा करोगे। मैं घृणा नहीं करता। मैंने दवा की शीशी उठाई, लंबे कदमों से वॉशरूम की ओर बढ़ा। नहीं, सुक्विंगे चीखती हुई झपटी। लेकिन मैं तेज था। सड़ाक, फ्लश की आवाज, गोलियां घूमती हुई गायब हो गई। सुक्विंगे टाइल्स पर बैठ गई। आंसू बह रहे थे। खत्म। दवा नहीं रही। मैं भावनाओं पर काबू नहीं रख पाऊंगी। मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी। मैंने झुककर उसे उठाया, वॉश बेसिन पर बिठाया, आंखें मिलाई। सुनो। मेरा माथा उसके माथे से सटा। आज से मैं तुम्हारी दवा हूं। पागलपन आए, मुझ पर निकालना। चिल्लाना हो, मैं सुनूंगा। सामान तोड़ना हो, मैं फूलदान पकड़ा दूंगा। सुक्विंगे, तुम्हारी बीमारी इसलिए नहीं कि तुम अच्छी नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास जियांगचे की कमी थी। सुक्विंगे ने टकटकी लगाए देखा। आंसू छलक पड़े। उसने अचानक मेरी गर्दन पकड़ ली, बच्चों की तरह रोई। जियांगचे, मुझे सूप पीना है। मुझे तुम्हारा बनाया पसली का सूप पीना है। अच्छा। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। अब रोज मिलेगा। 3 महीने बाद सुग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल, श्रीमान जियांग। ये अगली तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट है। सेक्रेटरी ने दस्तावेज रखे, नजर बगल की ओर चली गई। ऑफिस डेस्क के पीछे फाइलें देख रहा था। जो कुर्सी असल में सुक्विंगे की थी, उस पर वो पूर्व सीईओ बैठी थी। सुक्विंगे कुर्सी में सिमटी, कंबल ओढ़े, थर्मस पकड़े, मुझे धूर रही थी। पति, मुझे दक्षिण शहर की उस अचार की दुकान का मुरब्बा खाना है। आवाज शहद जैसी मीठी, नाक से। सेक्रेटरी के रोंगटे खड़े हो गए, सिर झुकाकर बाहर निकल गई। इन 3 महीनों में सुग्रुप का माहौल बदल गया। मैं उपाध्यक्ष बन गया, बाहरी कारोबार संभालने लगा। वो निदेशक जो कभी घर जमाई को नीचा देखते थे, मेरे कुछ करतब देखने के बाद अब मुझे अपने बाप से भी बढ़कर मानते हैं। सुक्विंगे पूरी तरह निकम्मी मालकिन बन गई, या यूं कहें मेरी पैंट की जेब। मैंने कलम रोकी, उसे देखा। आधे घंटे पहले तुमने 2 केक खाए। श्रीमती जियांग, तुम्हारे पेट की परवाह है या नहीं? लेकिन मुंह का स्वाद नहीं जा रहा। सुक्विंगे नंगे पांव कुर्सी से उठी, मेरी गोद में घुस आई, मेरी टाई पकड़कर घुमाने लगी। बस एक, ठीक है ना? ये सोचकर कि दवा छोड़ने और मन की गांठ खुलने के बाद सुक्विंगे ऐसी चिपकू बन जाएगी। नहीं, मैंने सख्ती से कहा। मुंह खोलो, जड़ी बूटी का सूप पियो। मेज पर पेट के लिए बना सूप रखा था। इन 3 महीनों में मैंने उसके सारे जंक फूड जब्त कर लिए, दिन रात निगरानी रखी। उसका चेहरा गुलाबी हो गया, शरीर पर थोड़ा मांस आया। गोद में लेने का मजा ही कुछ और है। सुक्विंगे ने मुंह बनाया, नखरे करने ही वाली थी। दरवाजा खुला। अरे, दिन दहाड़े यहां प्रेमालाप। आंखें दुखाने का डर नहीं? लिन वानेर ऊंची एड़ी पहने अंदर आई,
बैग सोफे पर फेंका। सु क्विंगे शर्म से लाल हुई। उतरना चाहिए। मैंने कमर पकड़कर रोक लिया। काम की बात करो। मैंने लिन वानेर को देखा। 2 बातें। लिन वानेर ने फैसले की एक कॉपी निकाली, मेज पर फेंकी। पहली, गुजे की सजा हो गई, उम्र कैद। ये नाम सुनकर सु क्विंगे एक पल को जड़ हुई, फिर ढीली पड़ गई। कई अपराध, पद दुरुपयोग, धन हेराफेरी, व्यापारिक धोखाधड़ी। और लिन वानेर ने सु क्विंगे की ओर देखा। दूसरे को आत्महत्या के लिए उकसाने की कोशिश। पूछताछ में उसने कबूल किया। उन 2 सालों में वो लगातार तुम्हें नकारात्मक भावनाएं भर रहा था और तुम्हारी दवा बदल रहा था। तुम्हें पागल करके सुग्रुप हड़पना चाहता था। मेरी नजर ठंडी हुई। उम्र कैद, सस्ती छूट गया, जान गया। सु क्विंगे ने रूखे स्वर में कहा। दूसरी बात। लिन वानेर ने शरारती मुस्कान के साथ एक तस्वीर निकाली। ये पुराना सामान साफ करते मिली, तुम्हारी शादी की। भले ही मैं नहीं गई थी, पर अपने फोटोग्राफर दोस्त से पूरी शादी खिंचवाई थी। सु क्विंगे ने झांका, फिर आंख करके चेहरा लाल कर लिया। हाथ बढ़ाकर छीनने लगी। मत देखो जियांगचे, तुम मत देखो। मैंने तस्वीर ऊपर उठाई। तस्वीर में शादी का मंडप। मैं बेमेल सूट में मुंह फुलाए खड़ा था। पास की सु क्विंगे भी गंभीर थी, पर उसकी नजर चोरी से मुझ पर थी। उस नजर में नफरत नहीं, सिर्फ चाहत और शर्म थी। लगता है उस शादी में भी वो चुपके से मुझसे प्यार कर रही थी। वापस करो। सु क्विंगे मेरी गोद में तड़प रही थी। जब्त। मैंने तस्वीर सीने की जेब में रखी। ये सबूत है, गवाही की कोई मुझ पर पहले से फिदा थी। लिन वानेर ने आंखें घुमाई। बस, कुत्तों का खाना खा खा कर पेट भर गया, जा रही हूं। दरवाजे तक जाकर उसने मुड़कर जियांगचे से कहा, कल कौन सी तारीख है? तुम भूल तो नहीं गए? मैं मुस्काया। नहीं भूल सकता। अगले दिन मेबैक शहर के बाहरी इलाके के पुराने चर्च के सामने रुकी। 3 साल पहले हमने यही शादी की थी। आज चर्च खाली है। मैंने सु क्विंगे का हाथ पकड़कर दरवाजा खोला। धूप अंदर बिखरी, हवा में धूल के कण तैर रहे थे। सु क्विंगे ने सफेद ड्रेस पहनी थी, बिना मेकअप, 3 साल पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत। मुझे यहां क्यों लाए? उसने जानबूझकर पूछा। हथेली में पसीना आ गया। मैं उसे क्रॉस के नीचे ले गया, रुका, पलटा, उसकी आंखों में देखा। सु क्विंगे, 3 साल पहले यहां। पादरी ने पूछा था, क्या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? मैंने कहा हाँ। तब सोचा था, बस तुम्हारे पास रह सका, कुत्ता बनकर भी चलेगा। सु क्विंगे की आंखें लाल हुई। हाथ बढ़ाकर मेरा मुंह बंद किया। मत कहो। मैंने उसका हाथ हटाया, पकड़े रखा। लेकिन ये 3 साल मैं तुम्हारी एक सच्ची शादी का कर्जदार हूं। न कोई सौदा, न एहसान, न वो बेकार के मेहमान। मैंने घुटने टेके। सु क्विंगे ने मुंह दबाया। आंसू छलक पड़े। मैंने मखमली डिब्बा निकाला, खोला। एक कस्टमेड गुलाबी हीरे की अंगूठी। ये अंगूठी मैंने 3 महीने डिजाइन की। अंदर की तरफ खुदा है, JCSQG, 10 साल। मैंने अंगूठी उठाई। सु क्विंगे, क्या तुम जियांगचे से शादी करोगी? आज से तुम्हारा पेट मेरे जिम्मे, मेरी दवा तुम्हारे जिम्मे। चाहे अमीरी हो या गरीबी, सेहत हो या बीमारी, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर खाना बनाऊंगा, जिंदगी भर बर्तन धोऊंगा। सु क्विंगे ने जोर से सिर हिलाया। हां, हां। मैंने अंगूठी उसकी अनामिका में पहनाई। बिल्कुल फिट। अभी उठा ही था, वो मेरी बाहों में आ गई। जियांगचे, आई लव यू। उसने पंजों पर खड़े होकर मुझे चूम लिया। धूप हम पर बिखर गई। चुंबन खत्म। सु क्विंगे मेरी छाती में सांस भर रही थी। अचानक उसका चेहरा बदला, मुझे धक्का दिया, छाती पकड़कर उल्टी जैसा किया। मैं घबराया, उसे सहारा दिया। क्या हुआ? पेट खराब। क्या सुबह का दूध ज्यादा ठंडा था? सु क्विंगे ने हाथ हिलाया। चेहरा पीला, आंखें चमकीली। उसने मेरा हाथ पकड़ा, अपने पेट पर रखा। जियांगचे। उसने मुझे देखा, रोने हंसने के बीच।
तुम्हारी नब्ज देखने की कला क्या जवाब दे गई? मैं चौंका। उंगलियां उसकी कलाई पर रखीं। नब्ज फिसलती हुई, मोतियों जैसी, गर्भावस्था की नब्ज। मेरा दिमाग घूम गया, जड़ हो गया। मैंने उसके पेट को घूरा, हकलाया, बच्चा। सुकविंगे ने हंसते रोते जोर से सिर हिलाया। अभी कार में उल्टी आ रही थी, पर मैंने रोका। मैं इस जगह बताना चाहती थी, तुम पिता बनने वाले हो। जियांगचे। खुशी उमड़ पड़ी। मैंने उसे उठाकर 3 चक्कर लगाए। हंसी चर्च में गूंज गई। उतारो बच्चे का ध्यान। सुकविंगे चिल्लाई और हंसी। ध्यान रखूंगा। उसे नीचे उतारा। मैं झुका, कान उसके पेट पर लगाया। अभी तो कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन जैसे जिंदगी के अंकुर फूटने की आवाज सुन रहा हूं। ये मेरा घर है, मेरी बीवी है, बच्चा है और एक गर्मजोशी भरा भविष्य। उपसंहार। देर शरद की दोपहर, विला के बगीचे में सुकविंगे रॉकिंग चेयर पर धूप सेंक रही थी। उसका पेट उभर आया था। हाथ में बच्चों की देखभाल की किताब चेहरे पर रखकर सो गई। रसोई से पसली के सूप की खुशबू आ रही थी। मैंने चखा। आंच बंद। सूप परोसो। सूप लेकर बगीचे में आया। सुकविंगे अभी अभी जागी, आंखें मल रही थी। जाग गई। मैंने सूप रखा, उसे कंबल ओढ़ाया। सुकविंगे, ही, खुशबू बहुत अच्छी है। उसने कटोरा पकड़ा, एक बड़ा घूंट भरा, आंखें मूंद ली। धीरे पियो, कोई छीन नहीं रहा। मैंने उसके होठों पर लगा सूप पोंछा। सुकविंगे ने कटोरा रखा, पेट सहलाते हुए सिर झुकाकर धीरे से बोली, बच्चे, सूंघा? ये पापा का बनाया सूप है। उसने सिर उठाकर मुझे देखा, आंखों में चमक। बच्चे, बड़े होकर पति ढूंढना तो पापा जैसा, भले ही कभी कभी सख्त हो, बहुत रोक टोक करें, पर तुम्हें दुलार से भर देंगे। मैं हंसा, उसके माथे पर चूमा। बीवी ढूंढना तो मम्मी जैसी, भले ही थोड़ी भोली हो, गुस्सा ज्यादा हो, पर वो दुनिया में पापा से सबसे ज्यादा प्यार करने वाली है। सुकविंगे ने मुझे घूरा, हंसते हुए मेरी गोद में आ गई। हवा पेड़ों की चोटी से गुजरी। सारे इंतजार और गलत फहमियां बस इसीलिए थी ताकि सही वक्त पर फिर से प्यार कर सकें।